हेलो स्टूडेंट्स, अपना सॉल्यूशन वाला टॉपिक चल रहा है, उसमें आगे अपन बढ़ते हैं। तो अपने हेनरी का नियम किया था, ठीक है। हेनरी के नियम में दो चीज़ें अपन ने देखी थी। एक तो अपने फर्स्ट जो अपने क्या उसके अंदर आया था अपने पास है कि एम समानुपाती पी होता है, यानी दाब के समानुपाती होता है, और एम इक्वल टू अपन ने क्या लिखा था के पी, के यहाँ पर क्या था कांस्टेंट। उसके पश्चात अपन ने इसमें ये देखा था कि अगर गैस की विलेयता को मोल अंश के रूप में अपन व्यक्त करें तो फिर क्या होगा, P समानुपाती क्या आ जाएगा, गैस के मोल अंश, और P इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, KHX गैस। और यहाँ पर KH को अपन ने क्या लिखा था, हेनरी कांस्टेंट। यहाँ तक अपन ने ये कर लिया था, ठीक है। आज अपन इससे आगे डिस्कस करते हैं हेनरी के नियम की लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या है, और हेनरी के नियम के एप्लीकेशन क्या है। तो देखो, लिमिटेशन वगैरह परीक्षा के अंदर नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी कई बार कुछ कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा के दे दिया जाता है। लेकिन जो एप्लीकेशन है वो इंपॉर्टेंट है, वो एप्लीकेशन अपने को थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो सबसे पहले अपन जल्दी जल्दी टाइम को वेस्ट न करते हुए हेनरी के नियम की जो लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, देखो कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। भाई अपन ने हेनरी का नियम पढ़ा, तब हेनरी के नियम से एक चीज अपने स्पष्ट होती है कि दाब बढ़ाने पर गैस की लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन दाब भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए कि वह अपना प्रभाव वहां पर नगण्य दर्शा दे, इतना अधिक दाब भी वहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड अपन ने क्या लिखा कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। अपन कहते हैं कि निश्चित ताप पर, है ना, तो टेम्परेचर निश्चित करना है अपने को, लेकिन बहुत कम टेम्परेचर नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेचर होगा तभी उस गैस के मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, जिससे वो मूवमेंट कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड अपन ने क्या लिखा कि गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। भाई अपने को दाब के प्रभाव को देखना है, अपने को गैस को विलय कैसे करना है सॉल्वेंट के अंदर, दाब को बढ़ाकर करना है। अब जैसे मान लो अपने पास ये सॉल्वेंट है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स जो अपने सोल्यूट के रूप में लिखा है इस यहाँ पर है, इसकी विलेयता इस विलायक में ज़्यादा है, तो दाब को तो बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बिना दाब बढ़ाए ही यह गैस इस विलायक के अंदर घुल जाएगी। लेकिन अगर इसकी विलेयता कम है गैस की, तो अपन दाब को बढ़ाएंगे, फिर दाब के प्रभाव को अपन देखेंगे। तो दाब बढ़ाने पर इसकी विलेयता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस चीज़ को अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन इसकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट चीज है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग महत्वपूर्ण है, परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आता है इसमें से। तो सबसे पहला देखो कि सोडा वाटर बोतल में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। सोडा वाटर बोतल क्या, तो या अपन कह सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल होती है, वो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के अंदर CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। उससे क्या होता है कि CO2 का जो दाब होता है वो बोतल के अंदर अधिक हो जाता है, और वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। बोतल के अंदर के दाब से वायुमंडलीय दाब कम होगा। इसीलिए जब अपन बोतल को खोलते हैं तो वो दाब को बराबर करने के लिए CO2 गैस तीव्रता से बोतल से बाहर निकलती है। इसलिए कई बार क्या होता है कि बोतल के अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है वो बोतल से बाहर आ जाता है, क्योंकि गैसों की विशेषता क्या होती है, वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करेंगे, और तब तक गमन करते रहेंगे जब बाहरी दाब और बोतल के अंदर का दाब बराबर न हो जाए। इसलिए वो CO2 तीव्रता से बाहर निकलेगी, तो उसी के कारण बोतल का लिक्विड है वो भी उससे क्या होता है, कई बार बाहर आ जाता है, ठीक है। तो एक तो एप्लीकेशन इसका ये हो गया। दूसरा एप्लीकेशन देखो बैंड्स, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसमें दो चीज़ें अपन देखेंगे। सबसे पहले तो बैंड्स क्या होते हैं और इससे बचने का क्या उपाय है। तो सबसे पहले बेटा अपन बैंड्स को देखें। तो देखो बैंड्स कैसे बनते हैं, जब एक गोताखोर होता है, जिसको अपन समुद्री गोताखोर कह सकते हैं, ठीक है। तो जब वो समुद्र में नीचे गहराई पर जाता है तो गोताखोर के ऊपर जल का लेवल बढ़ता जाएगा, तो सीधी सी बात है दाब क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। दाब बढ़ेगा तो जब वह श्वसन की प्रक्रिया करेगा, तो श्वसन के दौरान जब वो N2 और O2 गैसों को अंदर लेगा, तो दाब बढ़ने के कारण N2 और O2 गैस की विलेयता रक्त के अंदर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जब वह उस दाब पर रहेगा तब तक तो उसके कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही वह गोताखोर सतह पे आएगा, तो सतह पर आने पर क्या होगा कि उसके रक्त में घुली हुई N2 और O2 का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। रिसेंटली मैंने अभी बताया कि गैसें क्या करेंगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करेंगी। तो जब वो गोताखोर सतह पर आता है
तो N2 और O2 का दाब जो होगा उसके रक्त के अंदर वो वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए N2 गैस क्या होगी, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो जो रक्त वाहिकाएं हैं उन रक्त वाहिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, जिससे रक्त का प्रवाह भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अवरोध उत्पन्न हो गया, रक्त का प्रवाह बंद हो गया, और जब रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है तो यह एक अत्यधिक पीड़ादायक स्थिति होती है, और इस चिकित्सीय स्थिति को ही क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। और ये इतनी ज़्यादा पीड़ादायक होती है कि कई बार व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो इस जो चिकित्सीय व्यवस्था बनी, चिकित्सीय जो स्थिति बनी, इस स्थिति को ही अपन क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। मैं वापस इस चीज़ को रिवाइज करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनो कि परीक्षा के अंदर डायरेक्ट आता कि बैंड्स क्या होता है और इसके बचाव के क्या उपाय हैं, है ना। तो सबसे पहले बैंड्स को देखें कि जैसे मान लो ये गोताखोर है, ये समुद्र के अंदर गया तो इसके ऊपर जल का लेवल बढ़ा, यानी सीधी सी बात है, जल का लेवल बढ़ा तो क्या हुआ, इसके ऊपर दाब बढ़ा। तो यह अब जब शोषण करेगा तो उच्च दाब पर करेगा, और दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य के अंदर विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस गोताखोर के अंदर लिक्विड कौन होगा, ब्लड होगा, और शोषण के दौरान जो N2 और O2 गैसें ये अंदर लेगा तो N2 और O2 की विलेयता इसके रक्त के अंदर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जब तक यह गोताखोर इस दाब पर रहेगा तब तक इसकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे ही ये सतह पर आएगा, तो यहाँ पर इसने शोषण किया था उच्च दाब पे, तो N2 और O2 की विलेयता क्या होगी, बढ़ गई। लेकिन सतह पर आया तो इसके रक्त में घुली हुई N2 और O2 का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। तो इसमें जो नाइट्रोजन गैस है वह दाब को बराबर करने के लिए बुलबुलों के रूप में रक्त वाहिका से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, जिससे रक्त वाहिकाओं में क्या होगा, अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, और अवरोध उत्पन्न हो गया तो वहाँ पर रक्त का प्रवाह नहीं होगा, जो अत्यधिक पीड़ादायक होता है। और इस चिकित्सीय व्यवस्था को क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं, और इसकी वजह से कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो चिकित्सीय व्यवस्था इसको क्या कहेंगे, अपन बैंड्स कहेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि बैंड से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो देखो बैंड से बचाव के लिए जो गोताखोरों के लिए जो शोषण सिलेंडर होता है, जो शोषण सिलेंडर होता है, उस शोषण सिलेंडर में 3 गैसों को मिश्रित किया जाता है। वो गैसें कौन सी होती हैं, हीलियम, नाइट्रोजन, और दूसरी कौन सी होती है, ऑक्सीजन। ठीक, हीलियम गैस की जो प्रतिशतता है वो 11.7% होती है। N2 की जो प्रतिशतता है वो होती है 52.2%। ठीक है, और O2 की जो प्रतिशतता है वो होती है इसमें 32.1%। तो ये जो कॉम्पोजिशन है ये आपको निश्चित तौर पर याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें यह पूछ लिया जाता है कि बैंड्स क्या होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, उसके बचने के क्या उपाय हैं, भाई शोषण सिलेंडर के अंदर किन किन गैसों का मिश्रण होता है, तो इन 3 गैसों का मिश्रण होता है। इन 3 गैसों के मिश्रण के साथ साथ किस अनुपात में ये मिश्रित है ये भी आपको निश्चित तौर पर याद करना है, क्योंकि अलग से भी पूछ लिया जाता है कि हीलियम कितने प्रतिशत होती है, डाई नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है, या डाई ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है। ठीक है, दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है जो आगे भी अपने 1-2 जगह आएगी कि शोषण सिलेंडर के अंदर हीलियम गैस को ही मिश्रित क्यों किया जाता है, हीलियम को मिश्रित क्यों किया जाता है, ये चीज महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम के अंदर भी 1-2 बार इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शोषण सिलेंडर में हीलियम गैस को ही मिश्रित क्यों किया जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, मैंने जब गैसों की द्रव्य के अंदर विलेयता करवाई तब वहां पर एक टर्म्स आपको लिखवाई थी, अवशोषण गुणांक। क्या लिखवाया था, अवशोषण गुणांक। और यहां से मैंने आपको बताया था कि विलेयता होती है किसी भी गैस की द्रव्य के अंदर, वह विलेयता किसके समानुपाती होती है, अवशोषण गुणांक की। यानी जिस गैस के लिए अवशोषण गुणांक की वैल्यू कम होगी उसकी विलेयता द्रव्य में क्या होगी, कम होगी। तो अपने एक टेबल बनाई थी, उसमें हीलियम है, नाइट्रोजन है, H2 है, O2 है, CO2 है, HCl है, NH3, इन गैसों के लिए अवशोषण गुणांक के मान लिखे थे और अपन ने देखा था कि हीलियम के लिए अवशोषण गुणांक का मान सबसे कम होता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, हीलियम के लिए अवशोषण गुणांक का मान कम होने के कारण लिक्विड के अंदर इसकी विलेयता भी क्या होती है, सबसे कम होती है। इसलिए श्वसन सिलेंडर में कौन सी गैस को मिश्रित किया जाता है, हीलियम गैस को। कितने प्रतिशत मिश्रित करते हैं, 11.7%। तो अगर क्वेश्चन आता है कि श्वसन सिलेंडर में हीलियम गैस को ही मिश्रित क्यों किया जाता है, या फिर दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि श्वसन सिलेंडर के अंदर हीलियम गैस से तनु की गई वायु को ही क्यों भरा जाता है, यानी इसके अंदर जो वायु भरी जाती है उसका डाइल्यूशन हीलियम से ही क्यों किया जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे कि हीलियम गैस के लिए अवशोषण गुणांक का मान न्यूनतम होता है, इसलिए इसकी द्रव्य में विलेयता कम होती है। इसी कारण हीलियम गैस से तनु की गई वायु को ही श्वसन सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, बैंड साहब के समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो अगला एप्लीकेशन करते हैं वो भी लगभग इसी से जुड़ा हुआ है। इसको अपन कहते हैं एनोक्सिया। क्या कहते हैं, एनोक्सिया। इंपॉर्टेंट है, एनोक्सिया क्या है, बैंड्स क्या है, डायरेक्टली परीक्षा के अंदर पूछ लिए जाते हैं ये। ठीक है, अब देखो एनोक्सिया को देखें तो जैसे ही अपन ऊंचाई पे जाते हैं तो ऊंचाई पे O2 का आंशिक दाब क्या होता है, कम होता है। आंशिक दाब क्या होगा, कम होगा। या अपन इसको कह सकते हैं दाब कम है तो O2 की कंसंट्रेशन यहां पर क्या है, कम है। तो O2 की कंसंट्रेशन कम होगी तो जो पर्वतारोही होंगे या जो अधिक ऊंचाई पर जो व्यक्ति रहते हैं उनको श्वसन के लिए कम मात्रा में ऑक्सीजन गैस मिल पाएगी। तो श्वसन के लिए जब कम मात्रा में ऑक्सीजन गैस मिल पाएगी तो यहाँ पर दो लक्षण दिखाई देंगे। एक तो वो शारीरिक रूप से क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और दूसरा उनकी सोचने की क्षमता क्या है, सोचने की क्षमता क्या होगी, उनकी कम हो जाएगी। इस बीमारी को क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। इस बीमारी को क्या कहेंगे, एनोक्सिया कहेंगे। ठीक है, तो देखो दोबारा देखो, एनोक्सिया क्या है कि जैसे ही अपन ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां पर O2 का आंशिक दाब कम होता है, या अपन यूं कह सकते हैं कि O2 की कंसंट्रेशन सांद्रता क्या होती है, कम होती है। इसी वजह से जो पर्वतारोही होते हैं या जो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जो व्यक्ति रहते हैं उनको श्वसन के लिए O2 की कम मात्रा मिल पाती है। इस कम मात्रा मिलने के कारण वो शारीरिक रूप से क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और उनकी सोचने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। इस बीमारी को क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं, या इन लक्षणों को अपन क्या कहेंगे, एनोक्सिया कहेंगे। तो ये हेनरी के नियम के एप्लीकेशन थे। मैं वापस रिवाइज कराता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। फर्स्ट क्या है कि सोडा वाटर बोतल या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है, उसमें CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। सिंपल सा अपन जनरली ये देखते हैं, जब कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को खोलते हैं तो कई बार द्रव्य बोतल से बाहर निकल जाता। कारण क्या होता है कि बोतल के अंदर जो दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, इसलिए गैस बोतल के अंदर जो गैस है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर आने के लिए वहाँ से तीव्रता से बाहर निकलती है। इसी वजह से उसके साथ क्या होता है, वो जो द्रव्य पदार्थ होता है वो भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, सेकेंड अपन ने क्या बताया, बैंड्स। बैंड्स क्या होते हैं कि जब समुद्री गोताखोर गहराई में जाता है तो उच्च दाब पर N2 और O2 को वो श्वसन के दौरान ग्रहण करता है, लेकिन जब वह सतह पर आएगा तो उसके रक्त में N2 और O2 का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, अधिक होगा, जिसके कारण N2 बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिससे रक्त वाहिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, और इस अवरोध के कारण ब्लड का प्रवाह, रक्त का प्रवाह भी क्या होता है, कम हो जाता है। यह एक अत्यधिक पीड़ादायक स्थिति होती है और इससे कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इस चिकित्सीय स्थिति को अपन क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। इस बैंड्स से बचने के लिए जो समुद्री गोताखोर होते हैं उनके श्वसन सिलेंडर में इन तीन गैसों का मिश्रण किया जाता है, हीलियम, N2 और डाइऑक्सीजन। हीलियम 11.7, N2 52.2% और O2 कितनी होती है, 32.1%। अब दो तीन चीज़ें यहाँ पर उत्पन्न होती हैं कि श्वसन सिलेंडर में हीलियम गैस को ही क्यों मिलाया जाता है, या दूसरा इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है यहाँ से कि हीलियम गैस से तनु की गई वायु को ही क्यों भरा जाता है। तो अपने पहले भी लिखा था इसमें कि हीलियम गैस के लिए अवशोषण गुणांक का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, इसलिए इसकी द्रव्य में विलेयता क्या होगी, कम होगी, इसलिए हीलियम गैस से तनु की गई वायु को भरा जाता है। जब गैसों की द्रव्य में विलेयता की तो वहां पर अपने एक टर्म्स की थी अवशोषण गुणांक, और उस जगह लिखा था कि जो सोल्युबिलिटी विलेयता होती है वो अवशोषण गुणांक के समानुपाती होती है। थर्ड क्या है, एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या होता है, देखो कि अधिक ऊंचाई वाले स्थान पे जाते हैं तो वहां पर O2 का आंशिक दाब क्या होगा, कम होगा, या अपन यूं कह सकते हैं कि O2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, जिससे पर्वतारोही या जो उच्च स्थान पर रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनको श्वसन के लिए O2 की कम मात्रा
मात्रा मिल पाती है, जिससे वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इन लक्षणों को क्या कहते हैं? एनोक्सिया कहते हैं। तो ये बैंड्स और एनोक्सिया कई बार परीक्षा के अंदर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। नेक्स्ट अपन देखो करेंगे, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं एक छोटा सा संबंध है विलेयता व हेनरी स्थिरांक में। तो हेनरी का नियम अपने क्या, तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई थी, P = KH x गैस। इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, x गैस यानी गैस के मोलेंस = P/KH। तो अपन कह सकते हैं कि जब दाब समान होगा तो जो विलेयता होगी वो हेनरी कांस्टेंट के क्या होगी? व्यतक्रमानुपाती होगी। जब समान दाब होता है तो विलेयता क्या होती है? हेनरी कांस्टेंट के व्यतक्रमानुपाती होती है, यानी हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी? कम होगी। तो इस चीज़ का उपयोग एक छोटी सी जगह होता है, इंपॉर्टेंट है, वो भी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताप बढ़ाने पर N2 व O2 के लिए हेनरी स्थिरांक का मान क्या होता है? बढ़ता है। यानी उच्च ताप पर N2 और O2 की विलेयता क्या होगी? कम होगी। N2 और O2 की विलेयता क्या होगी? कम होगी। अब देखो जो जलीय जीव होते हैं ना, वो भी जीव तो हैं, तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस का उपयोग करेंगे? कम करेंगे। इसी कारण जलीय जीवों का जो जीवन होता है वो गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक आरामदायक होता है। क्यों? क्योंकि अगर जल टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्म है, तो वहाँ पर O2 की विलेयता क्या होगी? कम होगी। तो श्वसन के दौरान उनको O2 की मात्रा कम मिल पाएगी। लेकिन अगर जल ठंडा है तो वहाँ पर O2 की विलेयता क्या है? अधिक है, तो उनको श्वसन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा मिल पाएगी। इसलिए जलीय जीवों का जीवन गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक आरामदायक होता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलीय जीवों का जीवन ठंडे जल की गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक आरामदायक होता है। क्यों? तो अपन लिख देंगे कि हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ता है जिससे इनकी विलेयता घटती है, इसलिए इनका जीवन गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक आरामदायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक पीछे अपन ने जो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन की थी, तो एक उसमें छोटी सी चीज रह गई थी, मोललता व मोलरता में संबंध। हालांकि इस पर आधारित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीनियर की जो कक्षा है उसमें ज़्यादा विशेष कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अपने दोनों यूनिट्स की हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने इसको लिख लेते हैं। तो जब मोललता और मोलरता दोनों एक ही क्वेश्चन में दे रखी हों तो मोललता और मोलरता को इस संबंध से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। m = स्मॉल m = 1000 × कैपिटल M अपॉन में 1000 × d माइनस m × में mb। तो यहाँ पर स्मॉल m क्या है? मोलिलिटी। कैपिटल M क्या है? मोलरिटी। D क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और mb क्या है? मोलिकुलर वेट ऑफ ए सॉल्यूट, यानी विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपने पास हेनरी का नियम हो गया। अब इस लेसन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं जिस पर ये लेसन पूरा आधारित है। अभी तरह तो अपन कह सकते हैं कि एक तरह से इस लेसन में अपन बेसिक ही कर रहे हैं। तो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है? लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव्य विलयन। द्रव्य यानी लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशन को करने से पहले एक चीज अपन अच्छी तरीके से समझेंगे, वो शब्द बार बार अपने आगे आएगा, जैसे राउल्ट्स का नियम करेंगे और आगे अपने इसमें डिस्कस करेंगे तो वो शब्द बार बार अपने आएगा। तो उसको अपने को समझना है। वो शब्द क्या है? वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ये क्या होता है? तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखें, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। तो देखो, किसी निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में गैस के अणुओं के द्वारा द्रव्य की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब वेपर प्रेशर कहलाता है। वेपर प्रेशर कहलाता है, यानी वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये तो अपनी परिभाषा लिखी। अब ये वाष्प दाब पता कैसे चला, किस प्रकार से ये
इसकी उत्पत्ति हुई, और दूसरा ये साम्यावस्था शब्द कहाँ से आया, और साम्यावस्था ही यहाँ पर क्यों आवश्यक है। साम्यावस्था के बिना अपन वाष्प दाब को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वेपर प्रेशर को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको अपन एक डायग्राम के तहत समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो एक थोड़ा सा सेटअप तैयार करते हैं अपन। एक पात्र लेते हैं अपन, ठीक है, उसमें अपने पास ये क्या है, कोई लिक्विड पदार्थ है, ठीक है। यहां पर इसके साथ अपने उपकरण जोड़ते हैं जिसको अपन कहेंगे मैनोमीटर। ये क्या है, मैनोमीटर। इस पात्र को अपन बंद कर देते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो अपन यहाँ पर पदार्थ लेंगे वो दो प्रकार के होंगे, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, यानी वाष्पशील और अवाष्पशील, ठीक है। तो वाष्पशील वोलेटाइल कौन से होते हैं, जिनकी वाष्प उत्पन्न होती है, ठीक है। अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल कौन से होते हैं, जिनकी वाष्प उत्पन्न नहीं होती। जैसे वोलेटाइल के रूप में अपन क्या लिख सकते हैं, कोई भी लिक्विड पदार्थ है, जैसे जल है, इसकी वाष्प उत्पन्न होंगी तो वाष्पशील होगा। नॉन वोलेटाइल या अवाष्पशील के रूप में अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे शुगर है, NaCl है, इनकी वाष्प नहीं बनेंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, नॉन वोलेटाइल होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पर इस पात्र के अंदर अपने जो लिक्विड लिया है वो क्या है, वोलेटाइल है, यानी वाष्पशील द्रव्य पदार्थ है, ठीक है। अब इसके इस पात्र के साथ अपने किसको अटैच किया है, मैनोमीटर को अटैच किया है, ठीक है। इस मैनोमीटर के अंदर क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है, क्या है, मरकरी यहाँ तक भरा हुआ है, यानी दोनों तरफ लेवल इसका क्या है, बराबर है। तो इसको अपन क्या लिखते हैं, मरकरी लिखते हैं। ये क्या है, वोलेटाइल लिक्विड, यानी वाष्पशील द्रव्य पदार्थ। अब देखो वाष्पशील है तो सीधी सी बात है, इसकी क्या बनेंगी, वाष्प बनेंगी, ये इसकी वाष्प बन गई। अब एक चीज और देखना, यहां पर एक तो अपन करेंगे वेपोराइजेशन, और एक मैं छोटे से टर्म्स बताऊंगा, ई वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन और ई वेपोराइजेशन में अंतर क्या है ना। तो देखो ई वेपोराइजेशन क्या होता है कि जब किसी द्रव्य के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे यानी उससे कम ताप पर वाष्प बनती हैं, तो उस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, ई वेपोराइजेशन कहेंगे। और जब बॉइलिंग पॉइंट से अधिक टेम्परेचर पर अगर उसकी वाष्प बनेंगी तो उस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन कहेंगे, यानी वाष्पीकरण कहेंगे। तो कोई भी लिक्विड पदार्थ अपन लेते हैं वो रूम टेम्परेचर पर, है ना, तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, उसकी वाष्प बनती है। जैसे अपन जल है उसको कमरे के ताप पर अपन रख देते हैं, ठीक है। तो 4-5 दिन पश्चात अपन देखते हैं कि जिस पात्र के अंदर अपन ने जल को कमरे के ताप पर रखा था वहाँ पर जल का लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कारण क्या, अपने टेम्परेचर को तो नहीं बढ़ाया लेकिन उसकी वाष्प बन गई, और चूंकि वो पात्र ऊपर से खुला था तो उसकी वाष्प बाहर वायुमंडल में चली गई। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, ई वेपोराइजेशन कहेंगे। लेकिन जब अपन उसी द्रव्य को उसके बॉइलिंग पॉइंट से अधिक ताप पर गर्म करेंगे तब उसकी जो वाष्प बनेंगी, वेपर बनेंगी उसकी, उस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन कहेंगे। तो यहाँ पर अपन टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर इसका रूम टेम्परेचर पे अपने रखा हुआ है, तो इसकी वाष्प तो बनेंगी। वाष्प क्या, वेपर यानी गैसीय फेज हो गई। तो ये वाष्प के कण क्या होंगे, ये इसके साथ अपने जो मैनोमीटर को अटैच किया था ये यहाँ पर इसके अंदर आएंगे। तो वाष्प के कण इस मरकरी की सतह पर क्या करेंगे, प्रेशर दाब लगाएंगे। तो सीधी सी बात है, जब वाष्प के कण, वेपर के कण मॉलिक्यूल्स इस मरकरी के यहाँ इस पर दाब लगाएंगे तो ये मरकरी का लेवल क्या होगा, इधर से तो ऊपर की तरफ चला जाएगा और इधर से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसको अपन इस प्रकार से डायग्राम को वापस बना सकते हैं इसमें।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो मरकरी का लेवल क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो इस दूरी को, इस हाइट को माप कर अपन क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है। लेकिन अपन देखें कि मरकरी का जो लेवल है वो लगातार परिवर्तित नहीं हो रहा है। कुछ समय पश्चात मरकरी का लेवल जो परिवर्तन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी स्थिर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाष्प वेपर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट किया गया था वो प्रेशर क्या हो गया, एक स्थिर हो गया। इसके बाद में और अधिक प्रेशर उत्पन्न नहीं हो रहा। तो अब ये प्रेशर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, इसका कारण अपन जानने की कोशिश करें तो देखो दो चीजें यहाँ पर, दो घटनाएं यहाँ पर घटित होंगी। सबसे पहला क्या है कि अपने पास ये जो वोलेटाइल लिक्विड है ये किस में परिवर्तित हुआ है, वाष्प में परिवर्तित हुआ है। यानी देखो लिक्विड किस में परिवर्तित हो गया, वेपर वाष्प में परिवर्तित हो गया। तो द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना, इस घटना को अपन क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब प्रारंभ में तो वाष्पीकरण क्या होगा, अधिक होगा। तो मतलब मरकरी पर दाब लगेगा तो इसका लेवल क्या होगा, परिवर्तित होता जाएगा। लेकिन कुछ समय पश्चात मरकरी के लेवल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मतलब दो चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, या तो इसके वेपर का बनना बंद हो जाए या फिर इस वाष्पीकरण के विपरीत कोई प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाए। तो देखो अपने गिवन टेम्परेचर वो निश्चित है, उसमें अपन कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, तो वेपर का बनना तो परिवर्तित नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। वेपर तो कंटिन्यूसली क्या होंगी, बनती चली जाएंगी। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर लग सकती है, वो क्या है कि वाष्पीकरण के विपरीत कोई घटना यहाँ पर वापिस हो जाए। तो वाष्पीकरण के विपरीत क्या होगा कि ये जो वेपर बनी थी ये वापिस किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो जब ये वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होंगी, यानी वाष्प वापस किस में परिवर्तित हो रहा है, द्रव में परिवर्तित हो रहा है। तो वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना, देखो द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना तो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। और इसके विपरीत घटना कौन सी होगी, यानी वाष्प किस में परिवर्तित होंगी, वापस लिक्विड में परिवर्तित होंगी। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। ठीक है। अब चूंकि दोनों प्रक्रियाएं यहां पर चल रही हैं तो यहां फिर भी मरकरी के लेवल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाष्पीकरण और जो संघनन की दर है वो यहां पर क्या है, बराबर है। ठीक है। तो ये दर बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि मान लिया कि 1 सेकंड में यहां पर इस लिक्विड के 5 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वेपर में परिवर्तित होते हैं। तो उसी 1 सेकंड में वेपर के 5 मॉलिक्यूल किस में परिवर्तित होंगे, लिक्विड में परिवर्तित होंगे। तो द्रव का वाष्प में बदलना और वाष्प का द्रव में बदलना दोनों बराबर है। तो इस अवस्था को अपन क्या कहेंगे, साम्य अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, साम्य अवस्था। और जब ये साम्य अवस्था होगी तो यहां पर देखो मैंने क्या बताया कि वेपर वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। तो ये वेपर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इस द्रव की सतह पर आके जब ये टकराएगा, इसकी कोलिजन होगी, इसकी टक्कर होगी, तो द्रव की सतह पर यहाँ पर ये दाब उत्पन्न करेगा। तो इस दाब को ही अपन क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। और ये वेपर्स लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, जब यहाँ पर वाष्पीकरण और संघनन बराबर हो जाए, यानी यहाँ पर कौन सी अवस्था उत्पन्न हो जाए, साम्य अवस्था उत्पन्न हो जाए। ठीक है। अब दूसरी चीज देखो कि ये वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो क्यों रहा है, इस पात्र से टकराकर ये कन्वर्ट हो क्यों रहा। दूसरी चीज एक ध्यान रखना, अगर वाष्प दाब को अपने को कैलकुलेट करना है तो पात्र कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। खुले पात्र में इसको वेपर प्रेशर को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर पात्र खुला होता तो ये जो वाष्प के कण बनते ये इस पात्र से बाहर निकल जाते, तो वापस ये लिक्विड में परिवर्तित नहीं हो सकते थे। तो दो चीजें देखो यहाँ पर कि ये जो वेपर बने ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो क्यों रहे, अपने टेम्परेचर में तो कोई परिवर्तन किया नहीं। तो इस चीज को अपने एक अलग डायग्राम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो अपने एक पात्र लेते हैं, उसमें अपने पास लिक्विड पदार्थ है। तो यहाँ पर इस लिक्विड के 2 मॉलिक्यूल्स अपन लेते हैं, मान लो, है ना। एक मॉलिक्यूल्स तो क्या है, इसकी सरफेस पे, सतह पे है, और एक मॉलिक्यूल्स क्या है, इसके अंदर है। ठीक है। तो गैस के जो अणु होते हैं ना, उसके समान ही लिक्विड के अणुओं की भी खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है। उस एनर्जी से ही लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो देखो कि
वह मॉलिक्यूल्स जो इस सॉल्यूशन के अंदर, इस लिक्विड के अंदर वाले हिस्से में यानी बीच में है, तो इसके चारों तरफ क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा समान रूप से, क्योंकि अन्य मॉलिक्यूल्स भी इसके चारों तरफ होंगे। तो ये तो बीच में है तो चारों तरफ इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जो नेट अट्रैक्शन फोर्स होगा, कुल आकर्षण बल होगा, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके स्थान में कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन इसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, अट्रैक्शन फोर्स तो उस पर भी लगेगा, ठीक है, लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्स इसके चारों तरफ नहीं लगेगा, क्योंकि सतह के ऊपर वाला हिस्सा उस पर तो कोई मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, सिर्फ नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को, इस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इसको तोड़ देती है। तो जैसे ही यहाँ से ये अट्रैक्शन फोर्स टूटेगा तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब यदि यह पात्र खुला है तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो इसके अंदर इसका लेवल क्या होगा, लिक्विड का लेवल क्या होगा, कम होता जाएगा। लेकिन अपने क्या कर दिया, इस पात्र को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये एक मॉलिक्यूल गया तो स्पेस रह गया नहीं, इसमें जगह क्या हो गई, खाली हो गई। तो इस प्रकार यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल्स आ जाएगा सतह के ऊपर, तो वापस उस मॉलिक्यूल्स के लिए भी यही प्रक्रिया होगी। तो ये मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, तीसरा मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, ऊपर होगा, चौथा मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल्स कौन सी फेज में है, वेपर फेज में है। तो सीधी सी बात है, इनके पास भी इनकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। तो ये क्या करेंगे, गति करेंगे। अब गति करने से क्या होगा, एक तो ये परस्पर टकराएंगे, कोलिजन होगा, इनमें आपस में टक्कर होगी। दूसरा, ये वेपर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस वेसल्स यानी पात्र की सतह से भी टकराएंगे, इनकी लगातार क्या होगी, टक्कर होगी। तो इनकी इस कोलिजन, इस टक्कर की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। गति करने की इनकी ऊर्जा क्या होगी, कम। और जब काइनेटिक एनर्जी इनकी कम हो गई तो धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। और नीचे की तरफ आकर ये किसकी सतह से टकराएंगे, जो लिक्विड बचा हुआ था उसकी सतह से टकराएंगे। तो जब एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा तो वहां पर क्या क्रिएट होगा, दाब उत्पन्न होगा, ठीक है। अब ये दाब किसके द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, वेपर्स के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। इसलिए इस प्रेशर को अपन क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे, वाष्प दाब इसको कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, वेपर प्रेशर या वाष्प दाब इसको कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस आधार पर अपने वेपर प्रेशर की परिभाषा दी है कि किसी निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में गैस के अणुओं के द्वारा द्रव्य की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो ये चीज अपने क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इस वाष्प दाब के लिए जो मात्रात्मक संबंध है, जो द्रव्य है उसकी सांद्रता और वाष्प दाब, उसमें मात्रात्मक संबंध एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिसको अपन राउल्ट कहते हैं, ठीक है। उसने दो प्रकार से इसको समझाया। कैसे समझाया, देखो ये चीज अपन देखें यहाँ पर कि जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, सोल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो ये सोल्यूट भी दो प्रकार का हो सकता है, एक तो वोलेटाइल हो सकता है यानी वाष्पशील हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, नॉन वोलेटाइल हो सकता है, अवाष्पशील। उसी प्रकार जो सॉल्वेंट है ये भी दो प्रकार का, वाष्पशील और दूसरा क्या हो सकता है, अवाष्पशील, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि वाष्पशील कौन सी होंगी, जिसकी वाष्प बन जाती हों, जैसे द्रव्य यानी जल है वो वाष्पशील है। नॉन वोलेटाइल कौन से होंगे, जिसकी वाष्प नहीं बनती हों, यानी जैसे चीनी है, नमक है, ये सब क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेसन के अंदर जो राउल्ट्स के नियम के लिए अपन करेंगे, उस राउल्ट्स के नियम में सोल्वेंट हमेशा क्या होगा, यहाँ पर जो अपन करेंगे वो सोल्वेंट हमेशा क्या होगा, वोलेटाइल होगा, वाष्पशील होगा। क्योंकि अपन एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, H2O, और H2O लिक्विड है तो वो क्या होता है, वाष्पशील होता है, वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट लेके अपन राउल्ट्स का नियम नहीं करना, अपने को सिर्फ किससे करना है, वोलेटाइल सॉल्वेंट से। दूसरा, यहाँ पर सोल्यूट क्या हो सकता है वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर राउल्ट्स के दो नियम बन गए। पहला नियम तो कौन सा हो गया, वोलेटाइल सोल्यूट युक्त विलयन, और दूसरा क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट युक्त विलयन, यानी वाष्पशील विलय युक्त विलयन में वाष्प दाब को कैलकुलेट करना और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में वाष्प दाब को कैलकुलेट करना। ये दो चीजें अपन राउल्ट्स के नियम के अंदर करेंगे, अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर, ठीक है।
तो देखो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने को राउट्स का नियम करना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखना। दूसरी आपको एक महत्वपूर्ण सूचना मैं देने जा रहा हूँ कि इससे पहले की जितनी भी मेरी जो केमिस्ट्री की क्लासें हुई थी उनका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो है वो नए चैनल पे अपलोड होगा, तो इससे पहले वाली जितनी भी क्लासें 8-9 क्लासें आ चुकी हैं उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर उन सभी वीडियोज़ को देखेंगे और जो भी आपकी कोई समस्या है वो कमेंट्स के अंदर आप जरूर बताएं।